जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग का सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास आता है। जो फर्स्ट नंबर में आता है आपका चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास आता है। ठीक है, तो चलिए उसी का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है। तो बता दें आपको कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है सामाजिक कल्याण। क्या होता है? सामाजिक कल्याण होता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। जो देश विकसित होता है उसको क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसका आर्थिक विकास हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। बताइए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में है। तो बता दें कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा मात्रा में योगदान रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। छिपी बेरोजगारी किससे संबंधित है या किस में पाई जाती है। तो आपको बता दें कि छिपी बेरोजगारी है जो कृषि से संबंधित है और कृषि में पाया जाता है। बताइए कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है और औद्योगिक को सेकेंडरी के अंतर्गत रखा गया और तीसरी क्षेत्र में क्या रखा गया है? सेवा क्षेत्र को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनरेगा शुरू हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। मनरेगा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद में देखिएगा कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऊर्जा है, शिक्षा है, संचार है या यातायात है। तो आपको शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा है जो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है। बताइए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया है जो शामिल है। तो कृषि हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था। बताइए, तो रैगनर नर्क्स ने दिया था। किसने दिया था? रैगनर नर्क्स ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन की बात करें तो हम लोग कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बताइए, निम्न में से किसे हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो बिहार को क्या कहते हैं? पिछड़ा राज्य कहते हैं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। कौन सा हो जाएगा? यातायात एवं संचार हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पशुपालन एवं जो मत्स्य पालन है जो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है। ऑप्शन 1 में है आपका शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 2 में है स्वास्थ्य और 3 में है आवास और उपयोगित में क्या है? सभी है। इसमें से सभी के सभी क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना का अंग हो जाएगा। सभी से सभी क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना का अंग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जो नहीं ओरिया है, जो खत्म ही नहीं हो। तो बताइए इसमें कौन खत्म नहीं होगा। आपको भूमिगत जल क्या हो जाएगा? खत्म ही नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। वही रहता अनवीकरणीय जो ओरिया जाए। ठीक है, तो उसमें आ जाता कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या हो जाता? आ जाता। चलिए देखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है। ऑप्शन देखिए 2014 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में भी, 19 में भी, 21 में भी। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा गया? तो कृषि को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। बताइए, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो बता दें आपको कि इंडस्ट्रियल एरिया होता है जो उसे क्या रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। उद्योग के हम लोग क्या करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो सेवा क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बताइए, अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो आप लोग जानबे करते हैं। फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए सन 2008 से 9 के अनुसार, ठीक है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो 40,141 रुपये था। कितना था? 40,141 रुपये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 से लेकर 1956 तक था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं? तो 3 सूचक होते हैं। कितने सूचक होते हैं? 3 सूचक होते हैं। दूसरा का नंबर क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किनके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को साल में कम से कम कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत साल भर में कितना दिन का दिया जाता है? तो 3 महीना, लगभग में 100 दिन का दिया जाता है। ठीक है, 100 दिन ही करेक्ट आंसर होगा। 3 महीना रहे तो उसको मार दीजिएगा, 3 महीना प्लस में रहता है आंसर। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन या मनोरंजन? बताइए। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर नापा जाता है? तो आपको बता दें कि 3 आधार पर नापा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य की स्थिति, तीनों आपको होगा तो उसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अगर ऑप्शन में है आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, तो ये तीनों में क्या है, बेहतर किसका है? तो आपको श्रीलंका का बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? बोलिए। विकसित देश बोलते हैं। जिसका विकसित बोलेंगे ना, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसी तो हम लोग क्या कहेंगे? विकसित राज्य बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था? बताइए, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था? बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में, हो 83 ईस्वी में, 93 नहीं, 93 नहीं, 83 में हुआ था। ठीक है, विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। कब होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। फिर से एक बार देखिएगा, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, बिहार किसकी प्रधानता है? बताइए। तो बिहार में आपको सबसे ज़्यादा लोग किस पर निर्भर रहते हैं? तो खेती पर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो 3 मुख्य कारण है। सबसे बड़ा जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा का नंबर में कृषि में अत्यधिक जनभार हो गया है। ठीक है, कृषि पर ही सब लोग निर्भर है, और बाढ़ और सूखा का प्रकोप ये भी आ जाता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था? तो चीनी मिल बिहार में रह गया था। कौन सा उद्योग रह गया था? तो चीनी मिल बिहार में रह गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि में जीवन यापन या का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन तो क्या है? कृषि हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया, 15 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी कब किया गया था? 2015 को किया गया था। अंग्रेजों ने भारत में क्या किया था? बताइए। विकास भी किया था थोड़ा बहुत, और शोषण तो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया था। ठीक है, इसलिए इसका दोनों आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्या है? देखिए, तो सुखाड़ भी पड़ जाता है, और आपको बात करें तो बाढ़ भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों का दोनों क्या है? बाधा है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? बताइए। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा हो जाएगा? इसमें प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, पूंजी निर्माण और मानवीय संसाधन। बताइए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? तो आपको मानवीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग कमेंट करते चलिएगा वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? बताइए। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन या इनमें से सभी? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें सभी चीज़ का भागीदारी होता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र और आर्थिक नियोजन और इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन। देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंडस्ट्रियल एरिया द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय में क्या आ जाता है? सेवा क्षेत्र आ जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? बताइए। तीव्र आर्थिक विकास या रोजगार सृजन या निर्धनता उन्मूलन या इनमें से सभी? 3 में से सभी पर जोर दिया गया था। क्या दिया गया था? इनमें सभी पर जोर दिया गया था। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति है। बताइए। जब जनसंख्या बढ़ता है, वृद्धि हो गया, तो आर्थिक विकास की गति क्या हो जाएगा?
धीमी पड़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो कृषि प्रधान थी। स्वतंत्रता से पहले क्या थी, कृषि प्रधान थे हम लोग। फूट डालो और राज करो का नीति किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। क्या है, अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलिए, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, इस पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेगा कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। क्या है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। भारत के चलिए, भारत के संदर्भ में आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, बोलिए। घटा है या बढ़ा है, तो घटाया गया है। क्या है, भारत के संदर्भ में आज़ादी के बाद में जो कृषि पर निर्भर थे हम लोग, क्या हो गए, कम हो गए, यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया, उस पर जोर न देकर हम लोग क्या द्वितीय क्षेत्र पर दिए जोर हम लोग। ठीक है, चलिए एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, इसको देखिए आप लोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और इसी योजना आयोग को हम लोग नाम बदल कर क्या किए, नीति आयोग कर दिया है। क्या कर दिए है, तो नीति आयोग कर दिया है, जिसका गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब किया गया था, तो 1/1/2015 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आर्थिक विकास, भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसा है, बोलिए, तो मिश्रित है। कैसा है, तो मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, बताइए। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, कैसे होता है, तो प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, इनमें से सभी संसाधन, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, सभी संसाधन से होता है। अर्थव्यवस्था कहाँ से हम लोग लेते हैं, तो प्राथमिक संसाधन से भी आता है, भौतिक संसाधन से भी आता है, मानवीय संसाधन से भी आता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, कितने प्रकार का अर्थव्यवस्था है, तो 3 प्रकार के मुख्य प्रकार है। कितना प्रकार का है अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार का है। ठीक है, चलिए इनमें से इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कौन सा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो बताइए। तो भारत में, भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है, बोलिए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर, या अधिकतम लाभ अर्जित पर दिया जाता है। तो लोक कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर सबसे ज्यादा मात्रा में जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र, तो आपको बता दें कि दोनों क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों क्षेत्र हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जो सबसे मिश्रण किया गया है, इसलिए दोनों हो जाएगा। चलिए ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, तीव्र गति से विकास करना था, उत्पादक रोजगार सृजन करना था, और निर्धनता निवारण भी था, यानी गरीबी भगाओ का भी नारा दिया गया था स्वतंत्रता के बाद में। यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा तीनों से तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है, राजकीय आय या प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय है। क्या है, प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास के माप के लिए, यानी आर्थिक विकास है कितना, किसके पास इनकम है नहीं है, उसका माप करने के लिए आप लोग को प्रति व्यक्ति आय की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो अमेरिका है, जो क्या है, विकसित देश का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, इसको देखिए। अब हम लोग का चैप्टर 1 हम लोग देख लिए हैं, अब चैप्टर 2 देखेंगे इसमें, जिसमें क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, इसमें हम लोग आय के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। बताइए कि केंद्रीय सांख्यिकी गठन की स्थापना कब हुआ था, बताइए। तो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सेवा क्षेत्र से पैसा आता है। कहाँ से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किनके द्वारा लगाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। ये क्या है, VVI क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोनस भुगतान अधिनियम। क्या है, भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था, बताइए। प्रथम, द्वितीय या तृतीय के अंतर्गत लगाया गया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था बोनस भुगतान अधिनियम। ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम कब लाया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो गोवा का आय है जो क्या है सबसे ज़्यादा मात्रा में है, क्या है गोवा का आय सबसे ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कौन सा चीज़ का होता है, तो कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा होता है बिहार की आय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है, तो कृषि है, क्या है कृषि है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, बोलिए सरकार की आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, पारिवारिक आय या उत्पादन के साधनों का आय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन के साधनों की आय हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का यह परिभाषा किनके द्वारा दिया गया था, बोलिए तो फिशर ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो फिशर के द्वारा दिया गया था। वास्तविक राष्ट्रीय आय, ठीक है, वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका अर्थ प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो फिशर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है, कितना रही है, तो 4.2% रही है। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, 4.2% रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2005 से 6 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत सबसे अधिक थी, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की आय सबसे अधिक थी। ठीक है, 5-6 की बात हो रहा है। उसके बाद बताइए कि निम्नलिखित में से बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना की आय है जो सबसे अधिक है। ठीक है, उत्पादन एवं आय गणना विधि दृष्टिकोण से है, क्या है बोलिए, तो उत्पादन एवं आय गणना विधि के आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, तो सहज है, वैज्ञानिक है या व्यवहारिक है या उपयुक्त सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही हो जाएगा, यानी तीनों को लिया गया है। उत्पादन एवं आय गणना का विधि है जो आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक तरीका से भी है और व्यवहारिक भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको बिहार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गरीब यहीं पर पाया जाएगा आपको बिहार राज्य में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है, क्या हो जाएगा बोलिए, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय योजना आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक, बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा, CSO। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किनके द्वारा होता है, उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा या उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है किनके द्वारा होता है, तो उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है, उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, राष्ट्रीय आय में कौन कौन चीज सम्मिलित रहती है, तो घरेलू उद्योगों की आय, ठीक है, और प्लस में विदेशों से प्राप्त होती है आय, ये दोनों होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किनके द्वारा लगाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का किनके द्वारा लगाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। और 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना था, बोलिए, तो 68,757 रुपये था। कितना था, तो 68,757 रुपया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो मात्र 20 रुपया था। कितना था, 20 रुपया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, तो कौन चीज पर निर्भर करता है, एक में है सकल घरेलू उत्पाद पर, 2 में है राज्य घरेलू उत्पाद पर, और 3 में है आपका A और B दोनों पर, 4 में इसमें से किसी पर नहीं। तो आपको बता दें कि इसका किसी राज्य का नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, तो राज्य घरेलू उत्पाद पर, किस पर, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है बोलिए, वर्तमान मूल्यों पर या स्थिर मूल्यों पर, तो राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है, जो आपको वर्तमान मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर किया जाता है, यानी दोनों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, दोनों को मिलाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से क्या होता है, बोलिए, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा, विकास होगा। क्या होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट होगा जहाँ पर विकास ये हो रहा है दोनों। ठीक है,
अब क्वेश्चन देखिए 25 में क्या करा है, उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, व्यय हो जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर और क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तीनों रहना चाहिए ना, जब उत्पादन हो रहा है तो आय भी होगा तो व्यय भी होगा, तब ना चक्रीय प्रभाव का निर्माण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयाँ होती है। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है, दोहरी गणना की संभावना होती है, मूल्य मापने में कठिनाई होती है, या उपयुक्त में से सभी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का जब गणना किया जाता है तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है, दोबारा न गिना जाए उसका भी संभावना रहता है, और मूल मापने में भी कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय क्या कहलाता है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, बोलिए, उपभोग प्लस विनियोग। क्या होता है, उपभोग, कितना हम लोग कंजप्शन किए हैं और कितना हम लोग विनियोग किए हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था बताइए, तो मात्र $720 था। कितना था, $720 था। राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां है, आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, या इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय आय मापने के लिए इसमें से सभी विधियां उपलब्ध है। कौन कौन सा, आय विधि है, उत्पादन विधि है और व्यय विधि, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, कैसे होता है देखिए, राष्ट्रीय आय का सृजन कैसे होता है, वितरण द्वारा, उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, या उत्पादन क्रियाओं का द्वारा। तो उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। इसको भी हम लोग 2 बार देख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी। चलिए, श्रम का परिश्रमिक क्या होता है, तो उसका क्या होता है, मजदूरी होता है। जो मजदूरी करता है उसका परिश्रमिक क्या होता है, और जो आदमी काम करता है उसका परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो मजदूरी कहलाता है। ठीक है, पूंजी का परिश्रमिक क्या कहलाता है बोलिए, तो पूंजी का परिश्रमिक क्या होता है, उसका प्रॉफिट कहलाता है, यानी लाभ कहलाता है। ठीक है, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता था, लगान कहलाता है। क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो आपको बता दें कि शिवहर की सबसे कम है। ठीक है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है बोलिए, 25,494 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। कब से कब तक रहता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, अब हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग तीसरा चैप्टर में आते हैं। जो तीसरा चैप्टर का नाम क्या है आपको बोलिए, कि मुद्रा बचत एवं साख। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन, कहाँ कहाँ कितना कितना रुपया होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मुद्रा पढ़ेंगे उस, चलिए, मुद्रा पढ़ेंगे, उसके बाद हम बता दें आपको कि बचत पढ़ेंगे, यानी क्या क्या हम लोग सेविंग किए, साख पढ़ेंगे यानी बैंकिंग से संबंधित पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सा ब्रांच है उस सब के बारे में हम इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो आपको बता दें कि 1 रुपया का जो नोट होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, यानी वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो साख है जो मुद्रा का उदाहरण है, मुद्रा, साख मुद्रा का मतलब बैंकिंग मुद्रा, यानी ड्राफ्ट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है, तो आपको डेबिट कार्ड हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो हम लोग रूबल कहते हैं। क्या कहते हैं, रूबल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन कब कैसे किया जाता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन हेतु किया जाता है। कैसे किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, और गठन किया जाता है तो पंचायतों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, साख का आधार क्या है बोलिए, साख का आधार क्या होता है, साख का मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। साख का आधार क्या है, साख बैंक चलता है जो क्या है, विश्वास पर चलता है, कि पैसा हमारा जो उसमें डाले हैं सो पचना नहीं चाहिए, तो हम लोग विश्वास से करके ना उसमें डालते हैं। ठीक है, स्वीडन की मुद्रा को क्या कहते हैं हम लोग बोलिए, तो क्रोना बोलते हैं। स्वीडन की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं बोलिए, क्रोना कहते हैं, क्रोना। ठीक है, वह मुद्रा, मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती है। उसे मुद्रा की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो हार्टले विदर्स ने दिया था। किसने दिया था, तो हार्टले विदर्स ने दिया था, विदर्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा की
वैधानिक परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, बोलिए। तो प्रोफेसर नैप ने दिया था। किसके तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था, तो प्रोफेसर नैप ने दिया था। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या होता है बताइए। विनिमय का माध्यम करना, विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, मूल्य का मापन करना और मूल्य का संचय भी करना। ये क्या हो जाएगा, तीनों करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी है, विधिग्राह्य मुद्रा इसमें कौन सा है बताइए आप लोग। चलिए कमेंट कीजिएगा। एक में आपका हुंडी हो जाएगा, दो में क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा, तीन में बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, आइए इसमें नोट और सिक्के हो जाएगा। तो बता दें आपको कि विधिग्राह्य मुद्रा के अंतर्गत आपको क्या हो जाएगा, नोट और सिक्के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है, विनिमय का सबसे जो सर्वोत्तम मात्रा बढ़िया होता है मात्रा, पैसा दीजिए और सामान लीजिए, क्या हो जाता है, मुद्रा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्ध विज्ञान घूमता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, तो मार्शल के द्वारा दिया गया था। किन के द्वारा दिया गया है, मार्शल के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। ठीक है, तो वहनीयता सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो याद रखिएगा आप लोग, पत्र मुद्रा में होती है। किस में होती है, तो पत्र मुद्रा में होती है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो पत्र मुद्रा को क्या है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। विनिमय के कितने रूप है बताइए, विनिमय के मात्र 2 ही रूप है। कितने रूप है, 2 ही रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है, बोलिए। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है, तो विनिमय का माध्यम करना, यानी वस्तु को खरीद रहे हैं उसको सरल बनाना, आदान प्रदान करना। इसलिए क्या होता है, विनिमय में हम लोग का क्या हो जाता है, सामान खरीदना और देना सरल हो जाता है। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह किसके द्वारा किया गया है, तो प्रोफेसर पीगू के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा किया है, तो प्रोफेसर पीगू के द्वारा किया है। फिर से सुनिएगा, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है, तो प्रोफेसर पीगू का कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि हम मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह किसके द्वारा किया गया है बताइए, बोलिए। तो ट्रेस्कॉट के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा किया गया था, ट्रेस्कॉट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है बताइए, तो सोना एवं चांदी का हुआ है। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा मुद्रा किसका बना था, तो सोना चांदी का बना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा है बताइए, मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा है, धातु मुद्रा, सिक्के मुद्रा या वस्तु मुद्रा या पत्र मुद्रा। तो सबसे पहले था वस्तु मुद्रा, यानी वस्तु के, इसमें समझिएगा, वस्तु के बदला वस्तु लेता था, यानी वस्तु से ही वस्तु को खरीदा था। जैसे कि हमको कुछ सब्जी लेना है तो हम लोग चावल ले जाते थे और सब्जी लेते थे चावल देकर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि वस्तु मुद्रा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ क्या थी, तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था, जो हम सामान ले जा रहे हैं वही सामान उसके पास भी हो। ठीक है, ये भी बात सही है। और मूल्य मापन में भी कठिनाई होता था। तो ये दोनों मिला के क्या है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बात क्या है, सही कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है, तो विधिग्राह्य मुद्रा कौन हो जाएगा आपका, तो 10 रुपये का नोट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है बताइए, बचत को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा हो जाएगा आपका। ठीक है, बोलिए। बचत की क्षमता, बचत की इच्छा या बचत की सुविधा या इनमें से सभी। तो आपका बचत का जो इच्छा होगा तब तक क्षमता होगा, उसको सुविधा कीजिएगा तब तक जाकर उसको बचत कीजिएगा, क्षमता होगा आपको। तो चलिए इसमें आपको क्या हो जाएगा, सब करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किस को ही क्या कहते हैं बोलिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किस पर है बताइए, विकास पर है, विकास पे, मुद्रा पे, बचत पर और ऋण पे। तो मुद्रा पर हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान से कौन सी प्रणाली हुआ बोलिए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ था। कौन सा प्रणाली हुआ था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुद्रा हमारी क्या है बोलिए, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है, क्या है, माध्यम है, विकास है या धुरी है। तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हो जाएगा, इसमें धुरी हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। प्लास्टिक मुद्रा जैसे डेबिट कार्ड से हमको लोग कहीं से पैसा निकाल ले सकते हैं, बहुत पैसा लेकर ढोने की हमको जरूरत नहीं था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? बताइए, मुद्रा से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ मिलता है, ये बात भी सही है। मुद्रा से उत्पादक को भी लाभ मिलता है, ये भी बात सही है। और मुद्रा पूंजी के निर्माण में भी सहायक है, ये भी बात सही है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत, विनियोग, उपभोग की प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बचत हो जाएगा। देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को, जब आप इनकम कीजिएगा और उसमें से आप खर्चा निकाल दीजिएगा, चलिए यहाँ समझिएगा, जब आप इनकम कीजिएगा उसमें से खर्चा को निकाल दीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, सेविंग न बचेगा। बोलिए सेविंग बचेगा कि नहीं? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? बताइए, कागजी नोट कौन करता है प्रचलन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक मुद्रा में होता है। ठीक है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है? विनिमय का माध्यम करना होता है। ठीक है, सबसे मुद्रा का मेन कारण यही ना होता है, सबसे पहले हम लोग सामान सब खरीद ले, ठीक है, विनिमय करें। चलिए, मुद्रा एक अच्छा है, राजा है, सेवक है। मुद्रा क्या है, राजा नहीं कर सकते। मुद्रा क्या है, सेवक है, हमारी सहायता करता है, इसलिए क्या होगा, वो सेवक हो जाएगा। मुद्रा क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। क्यों भाग जा रहा है भाई? चलिए, मुद्रा हमारी क्या है, सेवक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? बताइए, विनिमय विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु ले जाइए, वस्तु खरीद कर लाइए। ठीक है, वस्तु से ही वस्तु खरीद कर लाइए। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जमीन, मुद्रा, खेती के कागजात या मालगुजारी का रसीद? तो आपको मुद्रा सबसे ज़्यादा जरूरी है। मुद्रा रहेगा तो सब कुछ करेंगे आप। ठीक है, खाना भी खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप लोग। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ता को, उत्पादकता को। देखिए, जब मुद्रा रहेगा तब ना आप लोग सामान बनाइएगा, कोई और आदमी आएगा तो उसको सामान को खरीदेगा, तो दोनों को ना लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को भी मिला है, पूंजी निर्माण को भी बना मिला है, और ऋणों के लेन देन को भी मिला है। यानी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूंजी का निर्माण होता है, कैसे होता है? बोलिए बोलिए, पूंजी कैसे बनता है? बचत करिएगा तब ना आपके पास पूंजी बनेगा भाई, याद रखिए। जब बचत कीजिएगा तब तो आप पूंजी वाले पूंजीपति बनिएगा। साख का कार क्या होता है, का अर्थ क्या है, पहले ये बताइए। साख का अर्थ होता है किसी को पैसा वैसा देना, लोन देना। ठीक है, यानी लोन लौटाने की क्षमता। देखिए, साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास करना। साख पर हम लोग विश्वास करते हैं, और उसके बाद में देखिए ऋण लौटाने की क्षमता भी होती है। जो हम पैसा उसको देंगे तो वो हमको देगा, हम उससे जब लेंगे तो उसको भी हमको देना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साख का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है? बताइए, उपयोग के लिए होता है, उपभोग के लिए होता है, और विनियोग के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। साख के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते भी है और बेचते भी, बनाते हुए, ये सब है। ठीक है, उपभोग के लिए भी होता है और विनियोग के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम लोग क्या कहते हैं? साख मुद्रा या बैंक मुद्रा, या ये और भी दोनों? तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम लोग क्या कहते हैं? साख मुद्रा भी कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। साख माने ब्रांच, बैंक को ही बोलते हैं, दोनों को ही एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, चलिए हम लोग 3 चैप्टर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का चौथा चैप्टर है जिसमें क्या है, बोलिए, हमारे वित्तीय संस्थान है। क्या है, हमारे वित्तीय संस्थान है। इसका पूरा क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर कराएंगे। ठीक है, कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नबार्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नबार्ड हो जाएगा। देखिए समझिएगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए
पुनर्वित्त करने के लिए करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया था? तो 1904 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? बताइए। भारत की मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? बताइए। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मैकलेगन समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा हो जाएगा? तो महाजन हो जाता है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यवसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां या बीमा कंपनी? तो इस तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। तो व्यवसायिक बैंक क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। बैंकिंग व्यवस्था का निगमन करना है, साख मुद्रा का नियंत्रण करना है, साख का बैंकर भी, इनमें से सभी हो जाएगा। दो देखिए, सरकार का बैंकर का मतलब क्या होता है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंकों का बैंक है। ठीक है, साख मुद्रा नियंत्रण, भाई मुद्रा को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बैंकिंग व्यवस्था का भी नियमन करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइए। भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसे क्या कहते हैं? तो भारत को ही हम लोग बैंकों का बैंक बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें कि 25 है। कितनी है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी व्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? तो मिश्रित है, सभी जगह से पैसा आता है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? बताइए। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1918 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1918 ईस्वी में बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंक की संख्या कितनी है? बताइए। 196 हो गई है। कितनी है? 196। वित्तीय सेवाओं को आवश्यकता है व्यक्तियों को, व्यवसायिक संस्थानों को या सरकार को? सबको जरूरत है भाई। वित्तीय सेवाओं का आवश्यकता क्या है? इसमें सभी को हो जाएगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है क्या है? बोलिए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बोलिए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, सबसे ऊपर में है, क्या है? टॉप में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक है भाई, सबसे टॉप में क्यों नहीं रहेगा? चलिए, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो भूमि विकास बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए। तो भूमि विकास बैंक कहते हैं। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो हम लोग भूमि विकास बैंक कहते हैं। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20 समूह में लगभग लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्या हो जाएगा आंसर इसमें? अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार की क्या होती है? ऋण प्रदान करती है। भारतीय जो पूंजी बाजार है, जो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पढ़िएगा कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है? बोलिए। तो 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है। देखिए, शेयर बाजार की नियामक किनके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन कैसा होता है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? तो केंद्रीय सरकार सहकारी जो बैंक है उसका गठन होता है जिला स्तर पर होता है। कैसे होता है? जिला स्तर पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? राष्ट्रीय वित्तीय बाजार है जो उसका महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा आपका? बोलिए। तो भारतीय मुद्रा बाजार और तथा भारतीय पूंजी बाजार दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पूंजी बाजार मूलतः पूंजी उपलब्ध कराती है किस प्रकार का? तो भारतीय पूंजी बाजार है जो मुख्य रूप से क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। बिहार की जनसंख्या गाँव में निवास करती है, लगभग 90% तक करती है। कैसा कितना करती है? बिहार की जनसंख्या जो गाँव में लगभग 90% करती है। ठीक है। शहर में मात्र 10% ही है। ठीक है। चलिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों में निम्नलिखित में से किसका सराहनीय योगदान है? बताइए। मोहम्मद यूनुस। किसका है? मोहम्मद यूनुस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है? बोलिए। सरकार को, अभिव्यक्ति को, व्यक्तियों को या व्यावसायिक संस्थाओं को या इनमें से सभी को? तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? बोलिए। तो भूमि बंधक बैंक था। और अब क्या हो जाएगा? पहले तो ये था, अब क्या हो जाए? तो भूमि विकास बैंक हो गया है। ठीक है। वित्तीय संस्थान का पूरा करते हैं। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं? बोलिए। तो ऋण संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। खनन संबंधित आवश्यकता नहीं। ये सब क्या हो जाएगा? नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है? बोलिए। एक संगठित पूंजी बाजार आपको मुंबई में मिलेगा। ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 12 है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो स्वचालित टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए। 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बोलिए। 1904 ईस्वी में हुआ था। ये भी कुछ रिपीटेड है, पहले भी हम लोग इसको देख चुके हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चैप्टर देखते हैं क्या है। हम लोग 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वां चैप्टर है। इसके बाद में 2 चैप्टर और है, 7 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। आधा हम से भी ज़्यादा हम लोग पार कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है? इसमें रोजगार एवं सेवाएं पढ़ना है। क्या है? रोजगार और पढ़ेंगे इसमें, और सेवाएं पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़ थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए। दो मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांट सकते हैं हम। ठीक है। कौन सा राज्य है जो बीमारियों के अंतर्गत नहीं आता? तो बीमारियों के अंतर्गत बिहार आता है, मध्य प्रदेश भी आता है और उड़ीसा भी आता है, लेकिन कर्नाटक नहीं होता आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो भाई कृषि को प्रथम क्षेत्र कहते हैं, तो इंडस्ट्रियल उद्योग वाला होता है उसको क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार कैसा है? तो कृषि प्रधान देश है। बिहार कैसा है? तो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश नहीं है भाई, राज्य है। ठीक है। सॉरी। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो 65 से 70% है। ठीक है। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या की अधिकांश भाग कार्यरत होता है कृषि पर ही होता है। विकासशील देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में कृषि पर ही लोग निर्भर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? बताइए। गांव में का जो होता है सड़क, उसको कैसे हम लोग बनवाते हैं? किस? तो सीएम जी की योजना यानी मुख्यमंत्री सड़क योजना से गाँव गाँव का जो सड़क बनता है। ठीक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है? बोलिए। तो सेवा क्षेत्र होता है। तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? बताइए। संचार सेवा का अंग कौन हो जाएगा इसमें? तो बताइए। समाचार पत्र संचार का करता है, कम्युनिकेशन करता है, टेलीफोन होता है, टेलीविजन भी होता है, यानी इसमें से क्या हो जाएगा? सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो अभी बता दें आपको कि बेंगलुरु।
इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बताइए? सड़कें, रेलवे, जहाजरानी और इसमें से नगर विभाग। तो बताए रेलवे सबसे ज़्यादा योगदान देता है हम लोग को परिवहन में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? आंसर बी करेक्ट करेंगे। भारत की परिवहन सेवाओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? तो रेलवे है। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है बोलिए? तो अब ऑप्शन नंबर आपका सी मॉल सेवा है, जो गैर सरकारी है। बाकी जो सहकारी सरकारी के अंतर्गत आता है, वित्त सेवा हो गया, सैन्य सेवा हो गया, रेल सेवा सरकारी है, लेकिन गैर सरकारी सरकारी नहीं है कहने का मतलब मॉल सेवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। कौन आर्थिक संरचना नहीं है? तो शिक्षा। क्या हो जाएगा इसमें? शिक्षा हो जाएगा, जो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। लेकिन वही पूछेगा कि आर्थिक आधारभूत संरचना कौन कौन हो जाएगा, तो आपको वित्त हो जाएगा, संचार हो जाएगा और ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था बताइए? 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो प्राथमिक शिक्षा को किया है। किस प्रकार की शिक्षा को किया है? तो प्राथमिक शिक्षा को किया है। ठीक है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है बोलिए? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसको क्या सफलता मिली है। चलिए, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, कैसे होता है बोलिए? सेवा क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है बोलिए? कमेंट कीजिए आप लोग। परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा या वाणिज्य सेवाओं या सभी द्वारा? तो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी द्वारा का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी द्वारा। सेवा क्षेत्र है जो सबसे सेवा लेते हैं हम लोग, परिवहन से लेते हैं, संचार से लेते हैं, वाणिज्य से लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो सेवाओं द्वारा होता है। ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है बताइए? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी है। तो सब भाई ऊर्जा का ही स्रोत है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज का आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डैश ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है, कैसा? तो मनरेगा है जो ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है, इसलिए यहाँ पर मनरेगा क्या हो जाएगा? फुलफिल कर देंगे हम लोग। भारत में नए आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया, कब किया गया? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकसित देशों के कार्यकाल का आर्थिक भाग कार्यरत रहता है। ठीक है। विकसित देशों के कार्यकाल का आर्थिक भाग कार्यरत रहता है, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। न्यूनतम एवं आधारभूत कौशल को किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे? न्यूनतम एवं आधारभूत कौशल को किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे? तो इसको प्राथमिक कहेंगे। कैसा कहेंगे? प्राथमिक कहेंगे। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है, कैसा हुआ है? अधिक ज़्यादा मात्रा में हुआ है वैश्वीकरण से और उदारीकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र है, कौन सा है? तो भारत है। आउटसोर्सिंग का भारत है जो महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है, कौन सा हो जाएगा? तो स्वास्थ्य सेवा भी हो जाएगा, आवास भी हो जाएगा और शिक्षा भी हो जाएगा। क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इसमें का पूरा तक क्वेश्चन खत्म हो गया है ना, यहाँ से देखिए। अब हम लोग 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है। लगभग में अगर बात करें 40 क्वेश्चन अगर लिए होंगे हम लोग, तो अगर 5 चैप्टर कंप्लीट किए तो 200 क्वेश्चन तो हम लोग लगभग में देख लिए होंगे। 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे। चलिए, अब लोग हम लोग 21 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो 6ठा नंबर चैप्टर पढ़ेंगे वैश्वीकरण, उसका क्वेश्चन को पूरा देखेंगे हम लोग। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो बताइए, वैश्वीकरण से आपको क्या फायदा होगा? तो कुशलता में वृद्धि होगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सही करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ठीक है, सभी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित प्रभाव का प्रतिशत कितना है? जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 51.3% है। कितना है? 51.3% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो वैश्वीकरण की विस्तार में सहायक हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा? सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, IMF या UNO या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं होगा, यानी ये सब क्या है? नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बताइए। विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। वैश्वीकरण का मतलब होता है जो विश्व का अर्थव्यवस्था है उसके हम लोग समान जाने की कोशिश करें, समन्वय करें। ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? बताइए। 4 अंग है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो 4 अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच में वृद्धि हुई है। क्या वृद्धि हुई है? बोलिए। आयात में वृद्धि हुई है, निर्यात में वृद्धि हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं कौन होते हैं? तो उत्पादक भी होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। जो सामान बनाते हैं वो भी होते हैं और जो कंज्यूम करते हैं उस सामान को वो भी होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बता दें आपको कि फोर्ड मोटर्स भी है बहुराष्ट्रीय कंपनी, कोको कोला भी बहुराष्ट्रीय है, और नोकिया भी है, यानी इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन व्यापार अवरोधक है? बताइए। व्यापार में बाधा है, कौन है? आयात कर और निर्यात कर, दोनों के दोनों क्या है? बाधा ही है, वो अवरोधक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? बताइए। शहरी वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक लगाना, या व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रभाव द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण और सूचना प्रयोग द्वारा अर्थव्यवस्था को जो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। क्या है? बताइए। उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, यानी तीनों हो जाएगा। इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। तो इसमें आपको बता दें कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। वैश्वीकरण में क्या है? ये दोनों का बहुत योगदान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। क्या है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। क्या हो जाएगा? बताइए। स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। क्या हो जाएगा? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? बताइए। चलिए, वस्तुओं का मुक्त प्रभाव, पूंजी का मुक्त प्रभाव, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव, या इनमें से सभी? तो बता दें आपको कि इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? वैश्वीकरण का उद्देश्य है कि वस्तुओं का मुक्त प्रभाव होना चाहिए, पूंजी का मुक्त प्रभाव होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव होना चाहिए। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? बताइए। वैश्वीकरण से बिहार के कि किस उद्योग को सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला है? तो इनमें से कोई नहीं है भाई, बिहार में तो इंडस्ट्री साइड ही नहीं है। इसलिए पार्ले पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो आपको बता दें कि कोको कोला है जो खरीद लिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैश्वीकरण से आम आदमी लाभान्वित होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भाई वैश्वीकरण से आम आदमी लाभ नहीं पहुंचता है। क्या होता है? आम आदमी को लाभ उतना
नहीं मिलता है। वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने से होता है। ठीक है, विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ साथ से साथ मिलाकर चलना है। ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति समर्थन किया था? बताइए। एडम स्मिथ ने किया था। कौन किया था? एडम स्मिथ ने किया था। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? नोकिया, डाबर, तो डाबर हो जाएगा आपका, जो भारत का जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं? तो लगभग बता दें आपको 85% जनसंख्या है जो मूलभूत संरचना से वंचित रह जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि WTO का विस्तारित रूप क्या होता है? इसका नाम विस्तारित रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? बताइए, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? पूंजी, वस्तु और प्रौद्योगिकी विचार क्या हो जाता है? उपयोग में से तीनों करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण को किया गया है, निजीकरण को किया गया है, वैश्वीकरण को किया गया है, या इनमें से सभी को किया गया है? तो सभी को किया गया है। क्या है? सभी को किया गया है। चलिए, वैश्वीकरण के आधार है व्यवसाय संबंधित अवरोध, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, या श्रम का निर्बाध प्रवाह, या उपयोग में सभी। इसमें क्या हो जाएगा? सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण का आधार क्या है? चारों के चारों हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो आपको बता दें कि 164 को देश है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर था? जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है, कथन किसके द्वारा किया कहा गया था? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो बताइए कमेंट करके। तो बता दें आपको कि PV नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? PV नरसिम्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों की निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? बताइए। तो आपको स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों के देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना फर्स्ट में, सही बात है। स्थानीय कंपनियों से साझेदारी कर लेना, पार्टनरशिप करना, वो भी सही है। नए कारखाने की स्थापना करना, ये भी बात सही है। यानी इनसे क्या हो जाएगा? सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उदारीकरण है जो हटाती है कि कौन चीज़ को हटाती है? बताइए। कोटा से, परमिट से, लाइसेंस से, या उपयोग में से सभी से? तो भाई सभी से हटाता है। क्या करता है? सभी से हटाता है। चलिए, अब देखिएगा। अब हम लोग 6 चैप्टर है जो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 7वें चैप्टर को देखेंगे जिसमें है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन। इसको हम लोग पूरा खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए। कृषि उत्पादक को, यानी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता चाहिए, क्या है? बोलिए। तो एक मार्क है, एक मार्क। IS मार्क तो वस्तु का हम लोग देखते हैं। हॉल मार्क जो सोना गहना को देखते हैं। ठीक है, बुल मार्क भी होता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आ जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? बताइए। वस्तुएं एवं सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? बताइए। उपभोक्ता खरीदता है, जिसको जरूरत होगा, कंज्यूमर होगा, वही ना खरीदेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरत है? तो आपको बता दें कि सोना गहना खरीद रहा है तो हॉलमार्क होना जरूरी है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो आप बता दें कि आपको 1986 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2005 को लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में लाया था। चलिए, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहाँ पर करेगा? तो राज्य आयोग में करेगा। कहाँ पर करेगा? राज्य आयोग में करेगा। 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा तो कहाँ पर करेगा? राष्ट्रीय आयोग में करेगा। ठीक है, चलिए। सोने का आभूषण की शुद्धता की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो हॉलमार्क के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? अमेरिका में, या जापान में, या फ्रांस में, या जर्मनी में? तो बताइए। आपको इंग्लैंड में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? इंग्लैंड में हो जाएगा। कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों को शोषण हुई है? बताइए।
सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है? तो आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। कहाँ पर हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बोलिए, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आपको बता दें कि रल्फ नादर के द्वारा किया गया था। कौन? रल्फ नादर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण क्या है? सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, या उपभोक्ताओं की अज्ञानता, या इनमें से सभी? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता के हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1811 4000। क्या है? 1811 4000 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? बताइए। मापतौल की कमी, मिलावट, या भ्रामक प्रचार? तीनों भाई सही है। मापतौल में भी लोग कमी कर देता है आजकल। बोलिए, मिलावट करके भी बेच देता है, और सामान का इतना प्रचार करता है कि कंफ्यूजन में पड़ जाता है। जो सामान खरीदने वाला था है, उपभोक्ता वो बोलते हैं, जिसको उनको कंज्यूमर बोलते हैं, वो सामान घटिया है कि कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने के अधिकार, ठीक है, राज्य आयोग को है या राष्ट्रीय आयोग को है? तो दोनों को है। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की जो अपील सुनने का अधिकार किसके पास में है? राज्य आयोग के पास में है और राष्ट्रीय आयोग के पास में भी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकार दिवस मानवाधिकार अधिकार सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था तो 1983 ईस्वी में किया गया था। 93 ईस्वी में, 1993 में किया गया था। कौन चीज़? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? 1993 में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हॉलमार्क शब्द किससे संबंधित है? तो गहना से संबंधित है, सोने का आभूषण से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 1993। ये भी रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक सामानों से। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के मानक ब्यूरो है, क्या है? बोलिए। चलिए, भारत के मानक ब्यूरो क्या कहलाता है? तो भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है। क्या है? यही आपका जो है जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कमेंट करते चलिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा। चलिए, उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्क को देखना चाहिए? बोलिए। तो एक मार्क को भी देखना चाहिए, बुल मार्क को भी देखना चाहिए, हॉल मार्क को भी देखना चाहिए। जो भी सामान खरीद रहे उसका जो मार्क है उसको अवश्य ही देखना चाहिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि उपभोक्ताओं की शिकायत 1 करोड़ से अधिक का हो तो उसे कहाँ पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए? बताइए। राष्ट्रीय आयोग में, और 1 करोड़ से कम तो कहाँ पर? राज्य आयोग में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। भारत में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 582 जिले हैं। कितना जिला फोरम है? 582। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस उद्योग की प्राप्ति के लिए की गई है? बोलिए। महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार संबंधित शिकायत को निवारण हेतु। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है राष्ट्रीय महिलाओं के ऊपर अत्याचार संबंधित शिकायत निवारण हेतु। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता को निम्न में से किसकी जानकारी आवश्यक होती है? चलिए, वस्तु के गुण का जानकारी जरूरी होता है, वस्तु की मात्रा को भी होता है और गुणवत्ता को भी, तीनों की जानकारी होना चाहिए, तब तो वस्तु खरीदेगा तो ठगाएगा ना पार्टी। उत्पादक की समस्त क्रिया निर्भर करती है, कौन चीज़ पर करती है? तो उपभोक्ता पर करती है। उत्पादन की समस्त क्रिया कंज्यूमर पर निर्भर करती है। जब उत्पादन होगा, जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तब ने सामान को हम लोग उत्पादन करेंगे। बोलिए। सामान बिकेगा ही नहीं तो बनेगा क्यों? बोलिए।
सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करनी चाहिए। रसीद भी, गारंटी कार्ड भी, वारंटी कार्ड भी, सबकी सब हमको ज़रूरत है, तभी तो सामान लेंगे तो हम लोग उसको फेर भी सकते हैं। गारंटी कार्ड मिलेगा तो उसको भी हम लोग काम में लेंगे, ठीक है। वारंटी कार्ड भी जरूरी रहता है, गारंटी कार्ड भी जरूरी रहता है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है क्या? त्रिस्तरीय है ना, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? तो एक मार्क है, जो खाने पीने वाला सामान आता है। उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए इतना ही पर हम लोग क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतने ही पर क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।